राजस्थान के इतिहास का एक और नया और अगला टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताओं में हमें मुख्यतः कालीबंगा जो हनुमानगढ़ वाली है, आहट उदयपुर वाली और बेलाट जयपुर, गणेश्वर अपने नीमकाथाना सिक्कर वाली, चार तो बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं। इनके बारे में तो डिटेल में पढ़ना है। बाकी कुछ रंगमल, सोनथी, सानो परिवार, कुंडा जैसी कुछ बालाथल जैसी कुछ नॉर्मल सभ्यता है, उनके बारे में सामान्य जानकारी देख लेंगे। ठीक है, तो बिना देर की चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली स्लाइड पे चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़े उससे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। कहानी क्या है कि भाई राजस्थान, हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के लोग जो है वो अमल खाते हैं और आनंद में रहते हैं। अमल खाते हैं और आनंद में रहते हैं। आनंद में रहते थे तो उनकी बीवी भी थी। बीवी थी। बीवी ने कहा अमल खा के आनंद में रहने वाले भाई साहब से कि भाई मार्केट से आओ, तब मेरे लिए चूड़ियां लेते आना। क्या लेते आना? चूड़ियां। तो ले आए भाई साहब चूड़ियां। चूड़ियां कौन सी लाए? काले चूड़ियां ले आए, ठीक है। काले रंग की चूड़ियां ले आए। क्या ले आए? काली बंगा, बंगड़िया यानी काली बंगा। क्या ले आए? काली चूड़ियां ले आए। अब क्या महिलाओं को काला रंग तो पसंद होता नहीं, लाल हरा ऐसा पसंद होता है, काला रंग किसको पसंद होता है? तो बीबी ने देखा कि भाई चूड़िया तो काली ले आए भाई साहब, तो बीबी हो गई लाल। क्या हो गई? बीबी हो गई लाल। तो फिर बीबी के पड़े थप्पड़। बीबी हो गई लाल तो फिर बेबे के पड़े थप्पड़, ठीक है। बीबी लाल हो गई, बेबे के पड़ गए थप्पड़। अब बीबी बड़ी जुल्मी थी, पति पे जुल्म करती थी। घर पे आया तो बोला कि भाई पानी पीना है। बीवी तो थी खड़ूस, उसने तो कहा भाई जो नाली में जो पानी है वो पी लो, घर का पानी तो मैं नहीं पिलाऊंगा। क्या बोला? नाली में जो पानी है वो पी लो, घर का पानी तो मैं नहीं पिलाऊंगी। मकान में रहना आया तो मकान से बाहर निकाल दिया, तो बेचारे को कच्चा मकान बना के रहना पड़ा। दीनहीन, एकदम गरीब जैसी हालत हो गई बेचारे की। क्या कहा कि भाई घर से बाहर निकाले तो कच्चे मकान में रहना पड़ा, एकदम दीनहीन, ऐसे गरीब जैसी हालत हो गई बेचारे की। फिर उसको बोला जाओ खेत जोतो। क्या बोला? जाओ और खेत जोतो। खेत जोतो और खेत में सारी फसलें बोना, मेरे को पूरा पैसा बनता है, ऐसा बोला बीवी ने। तो बोला कि सारे खेत जोतना। तो पति गया खेत पे और सारे खेत जोतने लग गया। सारे खेत जोते, ठीक है। लेकिन बेचारा आदमी ने खेत जोते पर उसको मोहरे नहीं मिली। क्या नहीं मिली? मोहरे नहीं मिली। तो दुखी बेचारा, इसी तरह उसकी जिंदगी खत्म हो गई। इतना दुख और कष्ट भरी जिंदगी जीने के बाद बेचारा मर गया। तो बीवी थी कंजूस और खड़ूस। तो बीवी ने क्या किया कि उसको जमीन में गड़वा दिया कि भाई जलाने के लिए तो लकड़ियां वकड़ियां लगेगी। जमीन में गड़वा लिया। जमीन में गाड़ के घर पे आ गई। घर पे आने के बाद रात को पूरे सपने आने लगे, पति का भूत दिखने लगा। तो दूसरे दिन उठ के गई और फिर क्या किया? पूरा शवाधान किया। पहले जमीन में गाड़ के आई जिससे भूत दिखने लगे। दूसरे दिन फिर पूरा शवाधान किया, यानी पूरा शवाधान किया यानी पूरा समाधि बनाई और अंतिम संस्कार किया। इतना बेचारे पति की लाश के साथ जो जुल्म देखकर भगवान को आ गया गुस्सा। तो फिर भगवान को आ गया गुस्सा, तो फिर भगवान को गुस्सा आता है तो टीवी में देखते हैं ना अपन, बिजली खड़कती है खड़, वैसे भगवान को आ गया गुस्सा। तो भगवान ने फिर बीवी पे गुस्सा होके भूकंप ला दिया। तो भूकंप लाने के बाद बीवी तो डर गई। बीवी डर गई। तो फिर भगवान ने बोला अब तेरे पाप बढ़ गए, अब तुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो पत्नी ने बोला क्या करना पड़ेगा? तो बोला पहले तो तेरे को हवन करने पड़ेंगे अपने पति के लिए। क्या करने पड़ेंगे? हवन करने पड़ेंगे। पति का मंदिर बनाना पड़ेगा। पति का मंदिर बनाना पड़ेगा।
और उसका जो कच्चा मकान था जिसमें वो रह रहा था, उस पे पूरा दरवाजा लगाना, उस मकान की मरम्मत करवाना, पूरा दरवाजा लगाना और उस कच्चे मकान को अलंकृत करना। क्या करना? अलंकृत करना, दीवारों पे चित्र वित्र बना के उस मकान को अच्छा करना और फिर चावल का भोग बना के उसको लगाना। और चावल का भोग उसको सिर्फ मिट्टी के पात्रों में लगाना। क्या लगाना? मृद भांड यानी मिट्टी के पात्रों में ही लगाना। तो बीवी मान गई और ये सब किया। तब जाके बेचारे भूत ने पीछा छोड़ा और भगवान ने तब जाके क्षमा किया। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा अमलानंद घोष ने खोज की थी। अमल खा के आनंद में रहते थे। अमलानंद घोष ने क्या की थी? खोज की थी 1952 में। कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी उस समय कांसे के बर्तन वगैरह यूज होता था। ठीक है, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है। नदी पूछे तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और उसका उत्खनन जो है वो क्या था? बीबी लाल, बीके थापर और जेबी जोशी, इन 3 लोगों ने इसका उत्खनन किया। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया। ठीक है, सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काली चूड़िया। ठीक है, और कालीबंगा सभ्यता में सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा यानी कपाल छेदन, हाइड्रोपोलिस कहते हैं उसको, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा सभ्यता में। जुते हुए खेत के साक्ष्य दक्षिण पूर्व में, कि जुते हुए खेत के साक्ष्य, मिश्रित खेती के साक्ष्य, लकड़ी की नालियां और ईंटों की नालियां मिली थी वहां पे, कच्ची ईंटों के मकान मिले थे। इसलिए कालीबंगा सभ्यता को क्या कहते हैं? दीनहीन की बस्ती। कच्ची ईंटों के मकान, ठीक है, केलू वाले मकान, गरीबों वाले मकान, इसलिए उसको कहते हैं दीनहीन की बस्ती, कालीबंगा को। ठीक है, सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा सभ्यता से ही। और कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहाँ है? किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। प्रश्न पूछेगा कि भाई हड़प्पा की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा? तो दशरथ शर्मा ने। कैसे याद रहोगे? तो भाई दशरथ कौन थे? भगवान श्री राम के पिता थे। और उनकी कितनी पत्नियां थी? 3। तो 3 राजधानी, तीसरी राजधानी बोल दिया। 3 पत्नियां थी, तीसरी राजधानी बोल दी। ठीक है, अंडाकार चिरायु कब्रें मिली थी, जमीन में गाड़ने के साक्ष्य मिले थे, हवन कुंड मिले थे, समाधियां भी मिली थी। युगल समाधि, युगल का मतलब एक साथ एक से ज्यादा लोग। ठीक है, 2-2, 3-3 लोगों की समाधियां एक साथ। एक पल्ले का दरवाजा मिला था, कलश, समाधान, मंदिर और जल निकासी का अभाव था। क्या मिला? मंदिर और जल निकासी का अभाव था। ठीक है, मंदिर नहीं था तो फिर पति का मंदिर बनाया उसने, उसकी बीवी ने, तो मंदिर का अभाव था। ठीक है, पहले अभाव था। बेलनाकार मोहरे मिली थी, अलंकृत ईंटें मिली, जले हुए चावल मिले थे। ठीक है, और मृदपांड मिले थे सैंधव लिपि युक्त। ठीक है, डबल रक्षा प्राचीर मिली, जैसे डबल बाउंड्री है सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। नगरीय सभ्यता नगर था, अपने शहर के चारों ओर सुरक्षा के लिए बाउंड्री थी। ठीक है, तो कालीबंगा के लिए दोहरी रक्षा प्राचीर मिली थी। कालीबंगा में जानते हैं वहां पे संग्रहालय भी है, जहाँ पे सामान रखे हुए थे, जो उत्खनन से जो निकलते हैं उसको कहाँ रखते हैं? संग्रहालय में रखते थे। ठीक है, म्यूजियम में। कालीबंगा सभ्यता प्राक हड़प्पा काल से संबंधित है, यानी प्राक हड़प्पा से संबंधित। एक होता पूर्व प्राक, तो प्राक हड़प्पा फिर पूर्व हड़प्पा। ठीक है, नवीन हड़प्पा कालीन सभ्यता ऐसे होती। ठीक है, तो प्राक हड़प्पा सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है कालीबंगा की सभ्यता। और बोला दोहरी रक्षा प्राचीर नगरीय सभ्यता थी, डबल बाउंड्री थी चारों ओर। और 1952 में इसका खोज हुआ था। कब हुआ था खोज? 1952 में, यानी आजादी के बाद सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी। स्वतंत्र भारत की सबसे पहला उत्खनन कहाँ हुआ था? कालीबंगा में ही हुआ था। ठीक है, ये हो गई थी अपनी कालीबंगा सभ्यता। दूसरी सभ्यता है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता है कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। नदी कौन सी है? आयड़ नदी। ठीक है, कौन सी नदी? आयड़ नदी। ठीक है, जो बेडच और ये बनास की, आयड़ जो है वो बेडच की सहायक है, बेडच बनास की सहायक है। ये तो बड़ी नदियां हैं, आपको आयड़ ही ध्यान रखना। ठीक है, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास यानी ए के व्यास ने खोज की थी आहड़ सभ्यता की, और उत्खनन भी इन्होंने किया था। अक्षय कीर्ति व्यास, वीएन मिश्र, आर सी अग्रवाल और एच डी सकले, ये 4 नाम याद रखना। इन्होंने क्या किया था? उत्खनन किया था, खुदाई की थी आहड़ सभ्यता में। ठीक है, उपनाम क्या है आहड़ सभ्यता के? तो ताम्रवती यानी ताम्रवती, और तांबे से संबंधित थी। धूलकोट, अघाटपुर और आघाट दून, ये कहते हैं आहड़ को। आहड़ एक मिश्र सभ्यता थी, यानी
ताम्रवती मतलब तांबे के साक्ष्य मिले थे, पत्थरों के भी औजार मिले थे, इसलिए मिश्र सभ्यता। ठीक है। दो तांबे की कुल्हाड़ियां मिली थी आहट सभ्यता से, और लाल भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन मिले थे, और एक सिलबट्टा, सिलबट्टा जानते हैं, रोटियां बनाने का जो होता है वो सिलबट्टा भी मिला था। ठीक है। उल्टी तपे वाले। आगे बात करते हैं घोरे व कोट। ये क्या होते हैं घोरे व कोट? ये मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े पात्र होते हैं जिसमें गेहूं दाल अनाज वगैरह रखते हैं। ठीक है। पुराने जमाने के जो लोग होते थे वो भी ऐसे रखते थे, मिट्टी के बड़े बड़े पात्र, कोठे बने हुए थे, उस कोठे के अंदर क्या रखते थे? अनाज वगैरह रखते थे। ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ से यूनानी मोहरे मिली, सिक्के मिले हैं तांबे के। यूनान, यूनान से संबंधित था। यूनान जानते हैं, सेल्यूकस, अलेक्जेंडर, वो सब यूनानी वगैरह थे। ठीक है। मैसेडोनिया, यूनान, इससे संबंधित है। एक तरफ त्रिशूल, दूसरी तरफ अपोलो देवता के निशान बना हुआ था। जो मोहर मिली थी उसपे एक तरफ तो त्रिशूल बना हुआ था शिव जी का, दूसरी तरफ एक यूनानी देवता थे अपोलो, उन देवता का फोटो बना हुआ था। ठीक है। बात कर रहे थे आहट की सभ्यता जो थी, मुख्यतः अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती थी? पशुपालन। ठीक है। पशुपालन से सब ना, खान पान सब किससे चलता था? पशुपालन से। और आगे बढ़ते, तांबा गलाने की भट्टी मिली थी यहाँ से। ठीक है। आहट सभ्यता से क्या मिलती है? एक तांबा गलाने की भट्टी होती है जिसमें आग जला के तांबा पिघला के अलग अलग बर्तन वगैरह बनाए जाते थे। तांबा गलाने की भट्टी मिली थी, और एक मिट्टी का खिलौना मिला था जिस जो बेल जैसा था, उसको का क्या क्या कहा गया? बनासियन बुल कहा गया उसको। ठीक है। एक साथ 6 चूल्हे मिले थे, यानी मतलब मिश्रित परिवार का बहुत सारे लोग रहते थे एक साथ, इसलिए एक घर में बहुत सारे चूल्हे थे ताकि सबका खाना एक साथ बन सके। आयताकार भवन मिले थे। ठीक है। आहट से आयताकार भवन मिले थे, और लेपिस लाजुली एक प्रतिमा मिली थी जो बाह्य लोगों से संपर्क का संदेश देती थी, या संपर्क के साक्ष्य था। ठीक है। जो प्रूव करती थी भाई दूसरे लोगों से संबंधित है आहट के, उनसे लेन देन थी, खान पान था उनसे मिलता जुलता, उनसे सामान लाते थे, सामान ले जाते थे, मोहरे वगैरह मिली, वैसे लेपिस लाजुली एक प्रतिमा भी मिली थी। ठीक है। आगे बात करते हैं, रंगाई और छपाई के साक्ष्य मिले थे आहट से, और गंदे पानी के निकास है तो चक्रकूप मिले थे। ठीक है। एक राउंड राउंड कुआ होता है जिसके अंदर पानी जाता है, फिर वो अंडरग्राउंड आगे पास कर देता था, उसको कहते हैं चक्रकूप। ठीक है। चक्रकूप मिला था, और धोलावीरा के समकक्ष। ठीक है। और मिट्टी के मनकों के साक्षी। धोलावीरा के समकक्ष, धोलावीरा क्या है? धोलावीरा भी एक सभ्यता है जो गुजरात के अंदर स्थित है। तो पता है उदयपुर दक्षिणी राजस्थान, और वो गुजरात पास पास ही है, तो गुजरात का धोलावीरा और ये दोनों समकालीन हो जाएंगे। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, तांबे की जो मुद्राएं मिली थी 6, वो यूनानी थी, ये बात पहले हो गई है। 2-3 मुंह वाले चूल्हे। ठीक है। एक से ज्यादा मुंह वाले चूल्हे मिले ताकि दोनों तीनों तरफ से लकड़ियां डाल सके अंदर, इसलिए। आगे बात करते हैं, कालीबंगा व आहड़ का संबंध ईरान से था। ठीक है। जिसको कहते थे पर्शिया, पर्शिया से संबंधित थी। ठीक है। कालीबंगा और आहड़ दोनों ही सभ्यताएं। और वस्त्र आभूषणों के साथ शव को दफनाने के साक्ष्य, मतलब जो दफनाया जाता था ना जमीन में, तो कपड़े और आभूषण पहना के दफनाया जाता था। ठीक है। चलिए, अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? नीम का थाना सिक्कर के अंदर स्थित है। और नदी कौन सी है? कांतली नदी। खोज किसने की थी? आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने। ठीक है। कालक्रम 2800 बीसी। ठीक है। डीपी अग्रवाल के अनुसार 2800 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। ठीक है। बिफोर क्रिस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से 2800 साल पहले। ठीक है। मतलब हाँ, 1 जनवरी, 1 जनवरी 001 वो था ईसा मसीह का जन्म, उससे 2800 साल पहले। ठीक है। पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं किसको? गणेश्वर सभ्यता को। ये प्रश्न पूछा गया था, पूरा किस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं? तो गणेश्वर सभ्यता। किस सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं? तो गणेश्वर सभ्यता। ठीक है। यहाँ से बहुत सारा तांबा और तांबे के औजार मिले थे, इसलिए इसको कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। यहाँ से लगभग 2000 ताम्र आयुध, आयुध यानी हथियार, हथियार। ठीक है। ताम्र आयुध मिले थे 2000 के आसपास। ठीक है। ये दीर्घ संधि है। ठीक है। हिंदी में पढ़ेंगे ये ताम्रायुध, ताम्र आयुध। ठीक है। कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुई, मछली काटा, चूड़िया आदि मिले थे तांबे के। ठीक है। और लघु पाषाण उपकरण भी मिले थे, और वृद्धपात यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन मिले थे, जिसका कैसा कलर था? कृपश्वर्णी। ठीक है। काला पीला रंग था, जिसको कहते हैं कृपश्वर्णी। और पत्थर के बांध के साक्ष्य मिले थे यहाँ से। काले और नीले रंग के पात्र भी मिले थे। कहाँ से? गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है।
और सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उनको तांबा कहाँ से सप्लाई, ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, तो जननी है माता है, तो ये सप्लाई करेगी किसकी, तांबे की। तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है तो तांबे की सप्लाई करेगी सारी सभ्यताओं को। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सारी सभ्यताएं, जैसे धोलावीरा देखा अभी पहले, उसके बाद कालीबंगा, आहड़, हड़प्पा, मोहनजादड़ो, मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो जो भी बोलते हैं, इन सबको तांबा यहीं से सप्लाई होता था। मकान में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था, ठीक है, पत्थरों से बनाए गए थे मकान, ठीक है, और हल्के लाल बर्तन भी मिले थे यहाँ से, ठीक है, नीले, काले और लाल तीनों कलर के बर्तन मिले थे, ठीक है। अगली सभ्यता है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता, बेराट कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर, ठीक है। बेराट कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर, ठीक है, शाहपुरा जयपुर के अंदर स्थित है। नदी कौन सी है, बाण गंगा नदी। खोज किसने की थी, दयाराम साहनी, ठीक है, 1937 में। उत्खनन, उत्खनन भी किया था दयाराम साहनी ने, नीलरत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित, इन 3 लोगों ने खनन किया था। आगे बात करते हैं भाई, इन लोगों के खनन से पहले भी वहां पे कुछ मिला था। जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड के समय बेराट से स्वर्ण मंजूषा यानी सोने का एक बक्सा मिला था, जिसमें गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के अस्थि कलश है, यानी एक कलश मिला था जिसमें अंदर महात्मा बुद्ध की अस्थियां थी। वो कहाँ से मिला, जयपुर से मिला था, ठीक है। महाराजा राम सिंह सेकंड के समय खुदाई हुई थी हल्की फुल्की उसमें, ठीक है। सर्वाधिक शैल चित्र मिले थे, यानी चित्र बने हुए मिले थे पत्थरों पर, ठीक है, त्रिरत्न, स्वास्तिक, दहिया, ये बने हुए थे, ठीक है। और सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष भी कहाँ से मिले थे, बेराट सभ्यता से, ठीक है। कालीबंगा, इन सब में कई मंदिर नहीं थे, ठीक है। अब बात करते हैं बेराट सभ्यता में कुछ पहाड़ियां थी जिनके नाम थे, पहाड़ी को कहते हैं, छोटी पहाड़ियां जो थी उनको डूंगरी कहते हैं, ठीक है। वो जयपुर वाले लोग जानते होंगे, छोटी पहाड़ियों को क्या कहते हैं, डूंगरी। तो 3 डूंगरियां थी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी। तो इन अलग अलग डूंगरियों से क्या क्या मिला वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले खनन हुआ था बीजक डूंगरी पे, ठीक है, और सबसे ज्यादा सामान भी यहीं पे मिला था। बीजक डूंगरी पे शिलालेख मिला था, तो भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख प्रथम, जिसकी खोज किसने की थी, 1837 में कैप्टन बार्ट ने खोज की थी, जो अभी कहाँ पड़ा है, कलकत्ता म्यूजियम में पड़ा है, ठीक है। भाब्रू शिलालेख की बात करें तो ये अशोक से संबंधित था, ठीक है, सम्राट अशोक से संबंधित था, और इस पे ब्रुस्टो फेदन लिपि में लिखी, ठीक है। ये लिपि अपने जैसे हिंदी में होती है देवनागरी लिपि, तो वैसे ही यहाँ पे कौन सी लिपि थी, ब्रुस्टो फेदन लिपि, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखे हुए अक्षर थे उसकी लिपि को कहते थे ब्रुस्टो फेदन लिपि, ठीक है। अब इस भाब्रू शिलालेख प्रथम के अनुसार बौद्ध मठों की संख्या 8 थी और उनका विनाश मिहिर वंश ने किया। मिहिर वंश जो बौद्धों के शत्रु थे, ठीक है, बौद्ध वंश के जो मठ थे उनका विनाश कर दिया। मिहिर वंश का मानना था कि भाई बौद्ध लोग जो है वो अहिंसा का पालन कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि भाई अगर राजा बौद्ध धर्म अपना रहे हैं तो बौद्ध धर्म में तो है भाई हिंसा मुक्त, बौद्ध धर्म के लोग तो एक चींटी को भी नहीं मारना चाहते। तो जिससे क्या हुआ कि भाई जिससे राजा अगर अहिंसा का धर्म अपना लेंगे तो जो बाहर से जो शत्रु आक्रमण करेंगे उनका सामना करेगा कौन, अगर सारे ही हथियार डाल के सारे ही अगर संत बन जाएंगे तो फिर दुश्मनों से लड़ेगा कौन। तो इसीलिए मिहिर वंश के जो शासक हुए थे उन्होंने क्या किया, बौद्ध मठों का ही विनाश कर दिया, भाई कोई बौद्ध बनेगा ही नहीं, और बीमारी जड़ से खत्म करने के लिए ऐसा कहा था, ठीक है। तो बौद्ध वंश के मठों का विनाश किया था मिहिर वंश ने, और बौद्धों का शत्रु किसे कहते हैं, मिहिर वंश को, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, इसका अनुवाद किसने किया, कैप्टन किटोई ने अनुवाद के ट्रांसलेट किया था पढ़ने के लिए। भाब्रू शिलालेख सेकंड कौन सी पहाड़ी पर मिला, भीमसेन पहाड़ी पर। खोज किसने की थी, 1871-72 में कोलाइल, CL कोलाइल ने। शंख लिपि के साक्ष्य मिले थे, कहां से, यहाँ से, ठीक है। शंख लिपि वही अपने पृष्ठकदल लिपि, और एक होती थी शंख लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी शंख लिपि। बीजक डूंगरी होगी, फिर उसके बाद खुदाई हुई थी भीम डूंगरी पे। भीम डूंगरी नाम भीम से पता चल रहा है, भीम महाभारत से संबंधित है, पांडव था भीम, तो महाभारत कालीन अवशेष मिले थे। भीमलत कुंड मिला था, यानी भीम के पेड़ से बना हुआ कुंड, और यहाँ से 36 मुद्राएं मिली थी, जिसमें से 8 पंचमार्क मुद्राएं थी चांदी की, और 28 मुद्राएं कौन सी थी, इंडो ग्रीक और यूनानी शासकों की थी, ठीक है। और उनमें से 16 मुद्राएं जो मिली थी वो थी यूनानी शासक मिनेंडर की। 16 मुद्राएं किसकी थी, यूनानी शासक था मिनेंडर, उसकी मिली थी 16 मुद्राएं। और तीसरी डूंगरी थी गणेश डूंगरी। गणेश डूंगरी पे, गणेश डूंगरी लेटेस्ट है, तो मुगल कालीन सिक्के और टकसाल मिली थी, ठीक है, मुगल काल, मुगल काल से संबंधित सिक्के मिले थे। और टकसाल क्या होती है, टकसाल जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है,
जहाँ से सिक्के बनाए जाते उसको कहते हैं टकसाल। शंखाकार लिपि के साक्ष्य, ठीक है, पीछे भी मिले थे, बीजक डुंगरी के भी। आगे बात कर लेते 634 ईस्वी में हेनसांग जो चीनी यात्री था उसने बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई थी? 8 बताई थी, ठीक है, 8 बौद्ध मठ बताए थे। कहाँ पे? इसमें जयपुर और बेराट के आसपास। 1999 में अशोककालीन गोल मंदिर और बौद्ध मठ मिले थे, ठीक है, जो हीनयान धर्म से संबंधित है। हीनयान क्या है? बौद्ध धर्म में भी दो प्रकार के होते, अलग अलग होते हैं बौद्ध धर्म में। एक था महायान बौद्ध धर्म और एक होता है हीनयान बौद्ध धर्म, ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो हीनयान से संबंधित है जो मठ मिले थे यहाँ पे वो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इतनी सारी चीजें मिली, क्या क्या मिला, कैसे कैसे मिला, ये सारा याद रहता ही नहीं, कंफ्यूजन होता है सबको। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको हल्का फुल्का ध्यान रखना है, आपको कौन सी जगह से क्या मिला इसमें उलझना नहीं है। आपका सबसे पहले आपको एग्जाम के हिसाब से आपको इस चीज को याद करना है भाई कौन सी सभ्यता कहाँ है और नदी का नाम क्या है। सबसे पहले ये याद करना, उसके बाद अगर याद हो तो वो कौन कौन सी चीजें मिली वो याद करना, बाकी उनको भूल जाओ, सबसे पहले ये चीजें याद करनी, ठीक है। 4 सभ्यताएं मैंने डिटेल में करवा दी क्योंकि उनसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। बाकी सभ्यताओं के नाम, उनके स्थान और नदी का नाम, ठीक है। सबसे पहले बात सारी सभ्यताओं के नाम, स्थान और ये देख लेते हैं, ठीक है, ये आपको याद करना, सबसे पहले ये टेबल याद करनी, ठीक है। आहट सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में। नदी का नाम आहट नदी। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। बेराट सभ्यता जयपुर के अंदर स्थित है, बाणगंगा नदी। गणेश्वर सभ्यता सिक्कर के अंदर स्थित है, कांकली नदी। ये सारी चीजें तभी हमने डिटेल में पढ़ी थी। आगे बात करें तो एक सभ्यता है बरोर सभ्यता। बरोर सभ्यता कहाँ स्थित है? गंगानगर में। कौन सी नदी? घग्गर नदी। बालाथल सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में। सब नदी कौन सी है? सोम नदी, जो कि आहट की सहायक है, ठीक है। सोम या आहट जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग करना। कुराड़ा सभ्यता कहाँ स्थित है? नागौर में। इसके कोई नदी के किनारे नहीं है, ठीक है। सोनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर स्थित है, कांकली नदी। आगे बात करते हैं नौह सभ्यता। नौह सभ्यता कहाँ स्थित है? पहले तो भरतपुर में स्थित है, भूपारेल नदी के किनारे। रेड सभ्यता टोंक के अंदर स्थित है और एक है नगर सभ्यता, ये दोनों ही टोंक के अंदर स्थित है। रेड और नगर ये स्थित है टोंक के अंदर। कौन सी नदी? ढील नदी। और नगरी सभ्यता कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। देखो नगर टोंक में, नगरी चित्तौड़ में। मात्रा से बता ये देखो ई की मात्रा लगी थी री, ई की मात्रा, और चित्तौड़ में भी ई की मात्रा ई, तो ऐसे याद रखना, ई से याद रखना, री ची, नगरी चित्तौड़गढ़, ठीक है। गढ़वा सभ्यता बूंदी के अंदर स्थित है, छजा नदी के किनारे। सानू सभ्यता, परिवार सभ्यता और कुंडा सभ्यता, ये तीन सभ्यताएं कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। सोंधी सभ्यता बीकानेर में स्थित है। रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है, नरवाल और घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। जोधपुरा सभ्यता, नाम तो जोधपुरा लेकिन कहाँ स्थित है? स्थित है जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। जोधपुरा सभ्यता कहाँ स्थित है? जयपुर। नदी कौन सी है? साबी नदी। लाछुरा सभ्यता और बागोर सभ्यता ये कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, कोठारी नदी के किनारे। गिलुंड सभ्यता राजस्थान में, बनास नदी के किनारे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि कौन सी सभ्यता कहाँ स्थित है और उनके नदी का नाम क्या है। उसके बाद बाकी की वो जो डिटेल है वो याद करना, ठीक है। तो ये थी अपने सभ्यताओं की क्लास, एक छोटी सी क्लास। इसमें सभ्यताओं से वैसे प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है, तो मेरा मानना ये भाई आप इसको इग्नोर करना, बाकी के टॉपिक करना पहले, राजवंश वगैरह पढ़ लेना, ये लास्ट में टाइम मिले तो देख लेना, बाकी इसको आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।